हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो उससे डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, यही आज हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि क्या चेंज होता है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी से। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम है ना, एंड डेंसिटी रो नॉट एंड मास एम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसका कि इनिशियल लेवल पे कुछ वॉल्यूम होगा वी ओरिजिनल या वी ओ हम नाम दे दिया, डेंसिटी ओ, और उसका कुछ मास होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मास का जो फॉर्मूला, डेंसिटी का मास का जो फॉर्मूला बनेगा, मास कितना हो जाएगा आपके पास में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमको पता है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी घटेगी। मास का क्या होगा, देखिए मास कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता ही होगा कि अगर हम टेम्परेचर को कम करें ज़्यादा करें, उससे मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई एंड मास m, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर T। एट इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T है। आफ्टर राइजिंग टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, इससे हमने टेम्परेचर को राइज करा, मतलब पहले T था, हमने कुछ उसका टेम्परेचर राइज करा। अगर हमने टेम्परेचर राइज करा तो उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा। वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलेगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ V। चेंज इन वॉल्यूम हम जानते हैं क्या हो जाएगा, V नॉट 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू डेल्टा T, ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि चेंज इन डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि भाई चेंज इन डेंसिटी मान लो कितना हो गया, चेंज इन डेंसिटी रो। भाई इनिशियल लेवल पे डेंसिटी कितनी थी, रो नॉट थी, अब डेंसिटी कितनी चेंज हो गई, तो हमने कहा कि वो रो बन गई। अब हम जानते हैं कि मास क्या हो जाएगा। देखिए मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये दोनों फॉर्मूले आपको सेम लगेंगे, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले आपको सेम लगेंगे। कौन सा, ये और ये। क्या इसमें कोई चेंज आना चाहिए, नहीं, क्योंकि देखिए डेंसिटी और मास जो है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़े या घटे मास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही आएगा और यहाँ पर भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, आफ्टर टेम्परेचर राइज, ठीक है ना। और मास हम जानते हैं कि मास इनिशियल लेवल पे मास क्या था, इनिशियल लेवल पर मास कितना था, इनिशियल लेवल पर मास था रो नॉट और वी नॉट अपॉन वी इक्वल्स टू रो। अब ये जो v है ये क्या है, ये v है आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। ये देखो v चेंज इन वॉल्यूम, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो वॉल्यूम में चेंज हुआ था, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो नॉट वी नॉट अपॉन वी नॉट 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये हो गया न्यू डेंसिटी, ठीक है ना। वी नॉट और वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, रो नॉट अपॉन 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू न्यू डेंसिटी। मतलब डेंसिटी में चेंज कितना आ रहा है, ये पुरानी डेंसिटी थी टेम्परेचर बढ़ने से पहले, ये बाद की डेंसिटी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रो नॉट 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट डेल्टा टी रेज़ टू द पावर -1 और ये न्यू डेंसिटी। अब क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ, रो नॉट 1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है ना। ये है आपके पास फॉर्मूला और ये चेंज आया आपके डेंसिटी में। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n को आप क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स। कब लिखते हैं, जब x क्या है 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये x है, तो यहाँ पर ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत छोटा होता है, 10 रेज़ टू पावर -4 -5 के बराबर। तो ये क्वांटिटी तो बहुत छोटी हो गई 1 से, और ये अगर छोटी हो गई तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है चेंज इन डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल डेंसिटी, ये चेंज होने के बाद की डेंसिटी, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो नोट करें। चलिए, यहाँ पर हमारे पास नया टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अपथ्रस्ट, ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, बायएंड फोर्स होता है, उसका क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ।
तो आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास एक कुछ कंटेनर है, ठीक है ना, और ये इसमें लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें लिक्विड है पूरा, ठीक है, ये कुछ लिक्विड है। अब लिक्विड है तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो यहाँ पर इमर्ज्ड है। अब ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम होगा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख देता हूँ, है ना, और इसकी कुछ डेंसिटी होगी, ठीक है ना, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी, इसका कुछ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, इसका कुछ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, और ये लिक्विड है तो इस लिक्विड की कुछ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। क्या क्या लिया हमने कहा कि भाई एक पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, और कोई बॉडी है वो इमर्ज्ड है। भाई अगर सॉलिड बॉडी है तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये मैंने लिखा Vs मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये उसी कुछ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा जिससे टेम्परेचर बढ़ने से वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड। ये लिक्विड है तो लिक्विड का भी वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। ये हमें गिवन चीज़ें लिखी। अच्छा, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, ये हमने लिखा एट टेम्परेचर T, तो मैंने यहाँ पर लिखा एट टेम्परेचर T मतलब इनिशियल टेम्परेचर T पर, एट टेम्परेचर T वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने कहा Vs, ठीक है ना, और डेंसिटी, और हमने क्या लिखा कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड, उसको हमने क्या लिखा डेल्टा, और यहाँ पर सॉलिड, और वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड, वो हमने क्या लिखा, उसका है गामा L, ठीक है। और इसकी वाटर की कोई डेंसिटी लिखी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी ले ली आपने, रो ले ली, क्या ले ली, रो ले ली। ये कब है, इनिशियल टेम्परेचर T पर है, जब टेम्परेचर हमने एक गिवन टेम्परेचर दिया T, तब की बात है। अब आफ्टर राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, उसको आपने बढ़ा के कर दिया T प्लस डेल्टा T, आपने कुछ रेशियो से उसका टेम्परेचर बढ़ाया। जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा, तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम को हम लिखेंगे V, हमने यहाँ पे क्या लिया था, Vs लिया था, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ V1, तो ये कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम V1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ S इंटू डेल्टा T। इसको मैं V भी लिखूँगा तो चलेगा, तो वॉल्यूम तो उसी का है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख ही दिया है, V हो गया, ये हो गया V, ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अच्छा, चेंज इन लिक्विड, चेंज इन लिक्विड कितना हो जाएगा, या चेंज इसमें बोल देता हूँ मैं चेंज इन डेंसिटी, तो चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में चेंज कितना हो जाएगा लिक्विड की, वो हो जाएगा आपके पास में रो इक्वल्स टू रो नॉट, या मैं इसको रो 1 लिख दूँ, रो 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा T। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा ना, डेंसिटी में क्या चेंज होता है। चलिए अब देखिए, हमें अपथ्रस्ट फोर्स की बात करना है। हम जानते हैं कि अगर लिक्विड में हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को पुश डालते हैं तो जितना उसका वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का वो मास हटाता है। तो हम ये फील करते हैं कि जितने वॉल्यूम का ये नीचे फोर्स लगा रहा है उतने ही वॉल्यूम से कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है। इस ऊपर फोर्स लगाने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो अपथ्रस्ट फोर्स हम जानते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। इसको डेंसिटी को ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स V इंटू रो इंटू जी। यहाँ पर V क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और रो क्या है, डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये क्या है, G। ये एक फर्स्ट रिलेशन मिली है। अब आफ्टर टेम्परेचर राइज T, आफ्टर राइज इन टेम्परेचर, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को आपने कुछ इंक्रीज़ करा, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा तो इसके वॉल्यूम में और इसकी डेंसिटी में कुछ चेंज आएगा। तो चेंज इन डेंसिटी, वो मैंने बताया कि चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा ये, और चेंज इन डेंसिटी कितना आएगा ये। तो अब मुझे बताइए, आफ्टर राइजिंग टेम्परेचर अपथ्रस्ट फोर्स, इसको मैं TH डैश से लिख रहा हूँ, अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ, डेंसिटी में कुछ चेंज हुआ, और ग्रेविटी तो एज इट इज़ रहेगी। ये हो जाएगा सेकंड रिलेशन। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से थ्रस्ट अपथ्रस्ट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हम कहेंगे TH डैश अपॉन TH, यहाँ पर TH डैश क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज, डेंसिटी में चेंज, G, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम, डेंसिटी और G, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा टी एच डैश और ये हो जाएगा टी एच डैश। अब देखिए V1 की वैल्यू, V1 मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना है V1 प्लस, ये हो जाएगा V1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड डेल्टा टी, और ये हो गया। और फिर रो वन को हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी, और 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी, ये हो गया। नीचे कितना आ जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम और ये ओरिजिनल डेंसिटी, V से V कैंसिल, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल। तो अपथ्रस्ट फोर्स आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर और अपथ्रस्ट फोर्स एट इनिशियल टेम्परेचर, व्हाट वी गेट वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड डेल्टा टी, और यहाँ जाएगा प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमको मिलता है, ये फॉर्मूला है अपथ्रस्ट का। अच्छा, यहाँ से हमको कुछ चीज़ें और पता चलती हैं कि अगर ये अपथ्रस्ट है, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड डेल्टा टी, और यहाँ जाएगा 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड डेल्टा टी, और यहाँ आ जाएगा इनटू में TH। ठीक है, यहाँ से और क्या पता चलता है, यहाँ से और हमको एक दो रिलेशन पता चलते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इस पॉइंट को देखना है आपको, है ना। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा होता है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड से। वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा होता है, ज़्यादा कौन एक्सपांड करता है, सॉलिड का लिक्विड एक्सपांड करता है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अब ये ज़्यादा है, ये कम, मान लो कि ऊपर मान लो आ गया 8 और नीचे आ गया 12 या 13, कुछ भी आ गया, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, पॉजिटिव आएगी लेकिन 1 से कम आएगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आ जाएगी। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, TH डैश लेस देन T, TH डैश लेस देन T। हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर ये वाला रिलेशन होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अब थ्रस्ट का ये रिलेशन आता है। इस रिलेशन का आने का मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर का थ्रस्ट कम हो जाएगा ओरिजिनल थ्रस्ट से। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो वो जो लिक्विड है वो नीचे बैठेगा, जब नीचे बैठेगा तो थ्रस्ट का फोर्स क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर लिक्विड है तो नीचे बैठेगा तो थ्रस्ट, लिक्विड नीचे आएगा तो थ्रस्ट भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन था अब थ्रस्ट फोर्स का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, एक ही बात है और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन, नोट करें इसको। क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉलिड फ्लोट्स इन ए लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस विद 75% ऑफ इट इमर्ज्ड। When the liquid is at heated to 100 degree Celsius, the same solid floats with 80% of it immersed in the liquid. Calculate the coefficient of expansion of the liquid. और हमसे कहा है कि assume the volume of the solid to be constant, है ना। ठीक है, सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसको हमें कांस्टेंट एज्यूम करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो कह रहे हैं कि एक सॉलिड है, वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर वो 75% फ्लोट कर रहा है। फिर आपने अगर टेम्परेचर को राइज़ करा 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो जो फ्लोटिंग है उसका वो 80% तक बढ़ जाएगा, मतलब 80% उसका फ्लोट करेगा, वो 80% तक इमर्स्ड हो जाएगा और यहाँ पर 75% इमर्स्ड रहेगा वो, ठीक है ना, इन द लिक्विड। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट m बी द मास ऑफ द सॉलिड, ठीक है, और v को हम मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनिशियल लेवल पे है ना ये सब। और रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर हमने राइज नहीं करा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही हो गया। अब बाय द लॉ ऑफ फ्लोटिंग वाला रूल लगेगा, यहाँ पे बायंट फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक सॉलिड लिक्विड पे है तो उसका कुछ डिस्प्लेस कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वेट इक्वल्स टू, इधर वेट का फोर्स लग रहा है, नीचे वेट लग रहा है भाई। यहाँ पर मान लो ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ये लिक्विड है आपके पास, तो ये लिक्विड है और ये जो सॉलिड है ये इस तरीके से कुछ है, तो ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 75% ये इमर्स्ड है, ठीक है। तो ये नीचे कुछ mg लगा रहा होगा फोर्स, ये नीचे mg लगाएगा तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे से ये बॉयंट फोर्स लगाएगा, ये नीचे से mg लगाएगा, ये नीचे से बॉयंट फोर्स लगाएगा, तो दोनों का इक्वल होगा फोर्स।
तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेट, ठीक है ना, वेट का फोर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइंड का फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वली रहता है ना। अब वेट क्या होता है, वो होता है m इंटू जी वेट होता है। बाइंड फोर्स क्या होता है, v इंटू डेंसिटी इंटू जी, v इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है आपके पास में 75%। अब समझते रहना है ना, m इंटू जी, वॉल्यूम इनिशियल लेवल पर एट टेम्परेचर T, इनिशियल लेवल पे ये हो गया। अब अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, T 20 डिग्री कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना लेना है, 75%। 75% मतलब 75/100 ऑफ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी किस टेम्परेचर की, 20 डिग्री टेम्परेचर की, और यहाँ पर जी। इसको मैं ऐसा लिख दूँ 3/4, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको m मिलेगा 3/4 इंटू वी इंटू डेंसिटी रो। ये फर्स्ट रिलेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, इसको मैं हटा दूँ। इसी तरीके से अगला केस क्या बनेगा, अगला केस क्या बनेगा, वो कह रहे हैं कि अब आपके पास एक और वही ऑब्जेक्ट को अगर अब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने 100 डिग्री कर दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर आपने 100 कर दिया, कितना कर दिया, टेम्परेचर आपने 100 कर दिया, तो ये जो बॉडी है ये 80% इमर्स्ड हो जाएगी। पहले कितनी थी 75, अब कितनी हो जाएगी 80%, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्या, वेट इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स। भाई यहाँ पर ये इसको नीचे फोर्स लगाएगी और ये ऊपर फोर्स लगाएगा, बॉयंट फोर्स। तो वेट क्या हो जाएगा, mg, बॉयंट फोर्स v, रो और g। अब बात यहाँ पर समझना है, ये बॉयंट फोर्स कौन से केस का है, ये बॉयंट फोर्स है, वॉल्यूम क्या लेना है इसका 80%, मतलब 80/100 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। डेंसिटी, डेंसिटी कब की, जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आ जाएगा जी, ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा। तो m कितना मिलेगा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4/5 डेंसिटी ऑफ 100। ये रिलेशन नंबर 2 मिल गया, ये रिलेशन नंबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मास के इक्वल्स टू ये है, यहाँ पर भी मास इक्वल्स टू ये, मास तो कांस्टेंट रहेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 इंटू वी, डेंसिटी ऑफ 20, 4/5, यहाँ पर वॉल्यूम भी आएगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ 100, डेंसिटी ऑफ 100। यहाँ पर वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 3/4। एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 15, डेंसिटी ऑफ 20, डेंसिटी ये क्या है, डेंसिटी एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा डेंसिटी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। डेल्टा 20 का मतलब क्या है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होगी वो, इसका मतलब क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ के आए हैं डेंसिटी चेंज का। अभी हमने इसके पहले 10 मिनट पहले फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी डेंसिटी में क्या चेंज होता है। तो डेंसिटी में चेंज होने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस चेंज वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इक्वल्स टू यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रो और ये रो कैंसिल हो रहा है, ये रो और ये रो कैंसिल हो रहा है। चलिए अब इधर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और वही हमको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो इसको मैं हटा दूं अगर, तो अब यहाँ से हमको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है 15/1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा टी इक्वल्स टू 16 अपॉन 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा टी। इसका ज़रा मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस, अच्छा एक बात और है, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पर कितना टेम्परेचर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितना टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। भाई टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, यहाँ पर 0 डिग्री बढ़ा है ना, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री पहुँच गया। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर ये आ जाएगा इंटू 20 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर हमें इसका जब मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू 100 इंटू वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट,
फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू 20 इंटू वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 1500 और ये कितना हो जाएगा 320, माइनस हो जाएगा -320 वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 16 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा आपके पास बचेगा कितना 0, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1180 वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/1180। ठीक है, अब ज़रा इसको आप डिवाइड करें, डिवाइड क्या करें, यहाँ डिवाइड कर दूँ, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 1 को 1180 से तो ये डेसिमल, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर एक और 0, यहाँ पर एक और 0। ठीक है, अब कितने से मल्टीप्लाई करें तो देखो 1180 से 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 0, 8 8 या 64, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, 8 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 बचा हासिल आया 1, 8 और 1 9, तो यहाँ पर 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 9440, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और ये हो जाएगा 560। ठीक है ना, अब यहाँ पर फिर एक 0 लगा दिया। अब यहाँ पे आपको कितनी बार करना है, यहाँ पर आपको 1180 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 16 24 32 2 3 4 3 7 और ये 4 4720, तो हो जाएगा 4720। कितनी बार करा आपने यहाँ पे 4 करा, पिछली बार कितना करा था 8 टाइम्स करा था ना, पिछली बार 8 टाइम्स करा था, अब 4 टाइम्स करा तो ये हो जाएगा माइनस करने पे हो जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 यहाँ पर 16 मतलब 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है ना, 880, तो यहाँ पर ये आया आपके पास, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.00084, और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 8.4 इंटू 1234 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, और ये क्या है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगी इसकी यूनिट, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आप नोट करें इसको और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।